What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. ये कोट देखिए कितनी शानदार है। ये कोट कल एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कोट की थी तो मैंने वहीं से उठाई है ये। नेवर लुक बैक अनलेस यू आर प्लानिंग टू गो दैट वे। जब तक आप किसी रास्ते पर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तब तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मतलब ये है, आप हर एक आदमी अपनी लाइफ में क्या करता है, एक गोल सेट करता है और उस गोल पे जाने का ये नहीं है कि एक ही रास्ता होगा। देखिए कोई भी अगर आज की डेट में टॉपर भी देख लीजिए आप लोग, कोई टॉपर बनता है किसी भी एग्जाम में तो वो टॉपर बनने की उसकी खुद की एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरा कोई बंदा होता है उसकी खुद की एक स्ट्रेटजी होती है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है किसी भी गोल को अचीव करने की। पर यह है, एक बार जो गोल आप लोग बना लेते हैं वो गोल चेंज नहीं होना चाहिए। उस गोल पर जाने के रास्ते चेंज कर सकते हैं आप। मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है यार, उसने अच्छे से अटेम्प्ट किया था और वो उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, देखता हूं उसकी स्ट्रेटजी में क्या है। किसी और की स्ट्रेटजी देखिए, पर किसी और की स्ट्रेटजी भी फॉलो करने से पहले अपने खुद के वीकनेस और स्ट्रेंथ देखिए, क्योंकि सामने वाले ने अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाई है। उसमें से जो आपको अच्छा लगे और आपके हिसाब से अगर आप फॉलो कर सकते हैं वो तो वो कर लीजिए फॉलो। ये नहीं है किसी के पाथ को फॉलो करना है, अपना खुद का पाथ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर नेचुरलिटी में आप जो भी पाथ सेलेक्ट करेंगे वो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग वो पाथ होगा। उसमें आप कंप्लीटली अपने हिसाब से उस रास्ते को फॉलो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है किसी का भी कॉपी करके आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हर एक आदमी डिफरेंट होता है, तो अपने हिसाब से कोई भी अपना पाथ चूज करिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज 9th ऑफ जून है, देख लेते हैं कौन से द हिंदू के आर्टिकल और इसके बाद में न्यूज एनालिसिस देखना है हम लोगों को। देखिए स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं और ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, ये आर्टिकल्स हैं आज के। देखिए दिल्ली एडिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पर दिल्ली एडिशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखिए ये एक एजुकेशन चैनल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग कई ऐसे बंदे हैं जो कि खासकर कमेंट करते हैं लड़कियों के कमेंट के नीचे और उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ये काफी टाइम से देख रहा हूं मैं, काफी बार कमेंट भी लड़कियों के भी काफी मैसेज आ चुके हैं इससे रिलेटेड कि सर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है कमेंट बॉक्स में। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 सेकंड लगेगी बंदे को ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो कभी भी स्टडी आईक्यू चैनल पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ऐसे स्टेप लेने के लिए मजबूर न करें हम लोगों को। बस कोशिश कीजिए, एजुकेशनल चैनल है तो उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ये फालतू की जो नोटंकी चापी जा रही है उनको साइड में रख दीजिए। और ये लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। लड़कियां देखिए ऐसा कमेंट हालांकि लड़की करती नहीं है, जैसे कि देखा है वो मैक्सिमम लड़के ही कमेंट करते हैं। लड़की ने कोई आंसर दिया उसके नीचे पूछना स्टार्ट कर देंगे, हाई हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आपका फेसबुक का प्रोफाइल दे दीजिए, ये फलाना ढिमकाना। ये चीजें रहने दीजिए। आगे से मुझे कोई भी इस तरीके का एसएमएस अगर इनबॉक्स में दिखेगा उस लड़के को मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा चैनल के अंदर। वो कभी भी फिर कमेंट नहीं कर पाएगा स्टडी आईक्यू चैनल के अंदर। तो कोशिश कीजिए, आपको फंडामेंटल राइट अगर मिले हुए हैं तो उन फंडामेंटल राइट का अच्छे से यूज कीजिए। किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते उन फंडामेंटल राइट से आप लोग, ठीक है। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो आगे से देखिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं मैं, प्लीज इस तरीके की एक्टिविटी न कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से एफर्ट लगाए जा रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन के लिए और कंप्लीटली जो चीजें डिस्कस की जा रही हैं आप लोगों के लिए, तो उसको एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। एक अच्छा नेचर बनाइए यार, अच्छी चीजों में पार्टिसिपेट कीजिए, ना कि इस तरीके की एक्टिविटीज में। ओके, आइए अब चलते हैं, देखते हैं कौन से आर्टिकल हमको डिस्कस करने हैं। और कोशिश कीजिए देखिए आगे से इस तरीके की बात फिर से मुझे रिपीट ना करनी पड़े। 2-3 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाती हैं। आगे से मिनट वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अगर मुझे कोई भी कमेंट दिखेगा डायरेक्ट उठा के उसको ब्लॉक कर दूंगा मैं, चाहे लड़का हो वो चाहे लड़की है। ओके, तो फोकस कीजिएगा इस चीज पे जो मैंने आज बोली है ये बात। चलिए अब थोड़ा खुश हो जाइए और अच्छे से आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए यार ऐसी चीजें मत कीजिए, ओके ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इंडिया में, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में फिर जैसे ग्रोथ निकल के आया था, आप लोगों ने देखा है Q3 और Q4 का हम लोगों ने ग्रोथ देखा था, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। डिमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है, उसके बाद में एनपीए की क्या प्रॉब्लम है और इसके बाद में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता हुआ जा रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम पड़ रही है। तो आर्टिकल में जो हमारे लायक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेंगे। ये वाला आर्टिकल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इंडिया इसका मेंबर बनने जा रहा है आज। तो इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, कुछ करेंसी भी बताऊंगा इससे रिलेटेड और मैप भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पे है, कितने ऑब्जर्वर स्टेट है यहाँ पे। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल हम लोगों ने देखा था तेहरान में, ईरान में जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां पे
कई सारी कंट्रोवर्सी निकल के आई थी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है किससे रिलेटेड, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, ठीक है ना। जिस तरीके से आपने कतर वाला इशू भी देखा, कतर को क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया है सारी उस एरिया वाली कंट्री ने। तो वो चीजें हम लोगों ने देखी थी, ये मैप भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से कतर को यहाँ पे अलग कर दिया गया है सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ में और भी कई सारी गवर्नमेंट है मिलीजुली, तो उन्होंने इसको अलग कर दिया है। चलिए यहाँ पे एक गल्फ ऑफ हार्मुज बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बोलते हैं उसको, तो बताइए वो किस किस के बीच में पड़ता है। ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। देखिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। फालतू के कमेंट करोगे इस तरीके के तो वो ज्यादा मतलब आंसर पे फोकस ज्यादा कीजिए। तो देखिए हुआ क्या था, तब से लेके ईरान में जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही है, दो प्रॉब्लम डिस्कस की गई है। सबसे पहली तो वही बात है शिया और सुन्नी वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, या फिर आप लोग ले लीजिए ये सीरिया वाला इशू आया, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम चलती है किसके इर्द गिर्द चलती है, शिया और सुन्नी वाली इशू के इर्द गिर्द चलती है वाली प्रॉब्लम। तो इसी को देखते हुए और जब से डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए हैं और उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर पावर पैक्ट चल रहा था उसको साइड में रख दिया, तो इससे भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा और साहस मिला है इस तरीके की एक्टिविटी करने का। तो ये बातें बोली जा रही है। तो इसमें देखिए इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि डायरेक्ट तो ब्लेम उन्होंने कर दिया है सऊदी अरेबिया को और यूएसए को, लेकिन न्यूज में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी भी सुनने को आ रही थी कि जिस तरीके से कतर वाला इशू निकल के आया है, वहां पे जो इस तरीके की मीडिया की एक्टिविटी थी जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने वो स्टेप लिया है, वो कहीं ना कहीं रशिया का भी उसमें हाथ माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि रशिया के हैकर ने इस तरीके की वो स्टैंड लिया है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बन गई। तो वो भी पार्ट है यहाँ पे आर्टिकल में, तो वो नहीं दे रखा है, न्यूज में मैंने सुना था, तो सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दो इस तरीके से भी, क्योंकि कई सारी एक्टिविटी रहती है कि वो भी उसकी भी संभावना जताई जा रही है, अभी उसका कोई सबूत नहीं है। तो हो सकता है कि वो भी कुछ हो जिस तरीके से एरिया में और ज्यादा टेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर एक कंट्री का सीधा सीधा पर्पज ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से अपना फायदा निकाला जाए। ओके, ये नीचे वाला आर्टिकल ये एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है। यहाँ पे लेस्बियन और थोड़ा सा कुछ और कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये एग्जाम के पॉइंट से अच्छा नहीं है। ये वाला आर्टिकल मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पे जो एक्ट पास मतलब जो एक्ट और बिल की बात चल रही थी, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भी सारे दे रखे हैं, 7 से 8 प्रोविजन है, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल, इज द पेरिस एग्रीमेंट नेसेसरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप लोग भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या ये नेसेसरी है या नहीं है। ये क्यों आर्टिकल आया, आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से निकलने की बात बोल दी है। उसने बोला है कि मैं पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करूंगा, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 3 व्यू दे रखे हैं, लेफ्ट व्यू दे रखा है, राइट व्यू दे रखा है और सेंटर व्यू दे रखा है। व्यू तो 3 दे रखे हैं, पर तीनों में काम एक रखा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज, ठीक है ना। व्यू हालांकि 3 दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक चिमनी दिखा रखी है कि किस तरीके से धुआं निकलेगा, किस तरीके से अगर वो काम को करते रहे। यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखा रखा है कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, दोनों हाथों से मिलकर दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थ के ऊपर पेड़ उगे हुए दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिविटी है। तो इसको आर्टिकल को देख लेते हैं थोड़ा यहीं पे। वैसे तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, पर थोड़ा सा आप लोगों का फिर से रिविजन हो जाएगा, क्या क्या उसका इंपैक्ट है, हल्का सा एक बार रिविजन आप लोगों का कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यूएसए में 2 पार्टी हैं, एक साइड में तो है डेमोक्रेट्स, ठीक है ना, और दूसरी साइड में है रिपब्लिकन। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आप दोनों को मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर समझे, तो यहाँ पे आप लोग ओबामा जी को ले सकते हैं और यहाँ पे आप लोग डोनाल्ड ट्रंप जी को ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आदमी अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, स्टार्टिंग में जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकले थे, ठीक है ना, वो यहाँ पे थे, वो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकले थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी तरीके के स्टेप्स लिया, ये पेरिस जो एग्रीमेंट है उससे बाहर निकल गए हैं। इनका मानना क्या होता है, इनका मानना ये होता है कि हम अपनी कंट्री को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके के एग्रीमेंट में इंडल्ज हो जाएंगे तो वो हमारी इकोनॉमी को हार्म करेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन को हार्म करेगा, और हमारी सोवरेनिटी जो कि हम खुद के डिसीजन अपने आप ले सकते हैं उसको भी कहीं ना कहीं हार्म करेगा। हम खुद के डिसीजन अपने आप में नहीं ले पाएंगे अगर हम इस तरीके के एग्रीमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड बट कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंशिएटेड बट कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए बट कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब डिफरेंशिएटेड हर एक आदमी को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी।
अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मान लीजिए भूटान है, तो भूटान थोड़ी ना इतना काम करेगा जितना यूएसए कर रहा है, नेपाल थोड़ी ना उतना काम करेगा जितना यूएसए कर रहा है। तो इनकी डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको इतना कम करना है, आपको इतना कम करना है, पर लेकिन गोल क्या रहेगा, गोल एक कॉमन रहेगा, क्या क्या क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो इस बात पे फोकस किया गया था। तो यूएसए कह रहा है कि जो डिफरेंशिएटेड कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेके चल रहे हैं ये हमारी सॉवरेनिटी को हार्म कर रही है, हमको अलग तरीके का हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, तो इसको आप लोगों को साइड में रखना पड़ेगा। एक तो ये बात बोली गई थी। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था, अगर आप लोग चाहते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को मैं कंटिन्यू रखूं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रखनी है वो थोड़ी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो राइटर बोल रहे हैं कि डाइल्यूट अगर हम टर्म्स और कंडीशन कर दे रहे हैं ट्रंप के बोलने पर तो कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज का। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही ये बाइंडिंग नहीं है, वैसे ही चीजें कोई फॉलो करके नहीं चल रहा है, ये वैसे ही वॉलंटरी है। तो ऊपर से अगर टर्म और कंडीशन और भी डाइल्यूट कर दी गई हमने तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि इस तरीके के एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाए। ओके, तो ये इस तरीके की बात की गई। तो ट्रंप का जो वो बात बोली गई थी वो उसको सब देशों ने साइड में रख दिया था। तो फिर उसके बाद में देखने को मिला कि डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट मैंने आप लोगों को पिक्चर से भी दिखाया था कि एक ताश का पत्ता ऐसे रखे हुए हैं, अगर एक ताश का पत्ता गिर गया तो सारे गिरते चले जाते हैं, ठीक है। तो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला था। तो ये माना जा रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप निकल के जा रहे हैं इसकी तर्ज पे अब सारे कंट्री आराम आराम से यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। सब कंट्री ने कंडेम्ड किया डोनाल्ड ट्रंप को और सीधा सीधा ये बोला कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू है, तो इसको सबको देख के चलना पड़ेगा। और खासकर सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, जो क्लाइमेट चेंज रहता है वो एक अलग कंडीशन है, पर मतलब बनाई तो कंडीशन किसके द्वारा जाती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री के द्वारा बनाई जाती है। पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्री को और पुअर कंट्री को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर डेवलप्ड कंट्री है तो हर टाइम एसी में रहते हैं, अपनी गाड़ी में भी एसी में घूमते हैं, घरों में भी एसी में रहते हैं, उसके बाद में ऑफिस में जाते हैं वहां भी एसी में रहते हैं। पर लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री को देखो तो किसान हो गए, खेतों में काम करते हैं, उनपे थोड़े ना इस प्रॉब्लम को झेल पाएंगे। पानी की ले लीजिए, यहाँ पे सारे तो मतलब अपना प्योरीफाई वाटर यूज करते हैं, ये तो अपना वही दो नलकों से पानी निकाल के यूज किया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी रहती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फसल के रिलेटेड भी देखें, ये तो जीएम क्रॉप लगा ले रहे हैं अपने यहाँ पे, जिसपे टेम्परेचर का भी मान लीजिए कम इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल देसी क्रॉप लगाई जाए वहां पे तो क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि देखिए पुअर कंट्री पे इस तरीके का इंपैक्ट पड़ता है जितना डेवलप कंट्री पे नहीं पड़ेगा। और खासकर जो आइलैंड होते हैं आसपास वाले एरिया में उन पे तो और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वो सबमर्ज होने स्टार्ट हो गए, डूबने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो ओशन का लेवल है, ओशन का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओशन का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी आसपास के आइलैंड है, यहाँ पे जापान वाले एरिया में देख लीजिए, यहाँ पे सारे आइलैंड देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। और खासकर इंडिया के भी यहाँ पे दोनों आइलैंड हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो सब एक तरीके से कहीं ना कहीं डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके ऊपर भी सोचने वाला इशू था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये एक ऐसा इशू है कि ये क्लाइमेटिक इशू है, यहाँ पे आदमी कुछ नहीं कर सकता है, हमेशा से रहता है, इन्वायरमेंट अपने आप को खुद से ठीक कर लेता है, तो जनता को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के आर्ग्यू देके उन्होंने क्विट कर दिया इसको। अब क्विट तो कर दिया उन्होंने, तो एक तो बात हो गई, वो साइड में हट गए। अब इसके आगे क्या सोचना है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है। तो सॉल्यूशन में ये बोल रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के बारे में कि आप लोगों को क्या करना है, मतलब अब जो भी आदमी पहले देखिए यूएसए से बहुत ज्यादा पैसा आने वाला था वो नहीं आएगा, अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था वो भी नहीं लेगा। तो अब सबको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और 4 साल तक तो ये अभी मेंबर रहेगा ही, 4 साल तक आराम आराम से यहाँ से निकलेगा, ऐसा नहीं है ये आज ही निकल जाएगा। तो करना क्या स्टार्ट करे, जो सबमिट होंगे अब 4 साल के अंदर अंदर उनमें इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे। वो नहीं होता है, मतलब एक तरीके से बेइज्जती करना स्टार्ट कर दे, उसको दिखने लगे कि मतलब तुझे इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से वर्ल्ड में ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता था, उसका एक स्टेचर रहता था हर जगह, मतलब एक स्टेज रहती थी जिसपे बस यूएसए दिखा करता था, तो उसको वहां पे इग्नोर करना स्टार्ट कर दे बिल्कुल। तो बेइज्जती तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, वो अपना प्लान बना रहे हैं आगे आने वाले टाइम में 2000 मतलब लगभग अभी कितने में हुए, अभी 17 में इलेक्शन हुए हैं, तो लगभग यहाँ पे 20 या 21 में इलेक्शन होंगे जाके, ठीक है ना, 21 में इलेक्शन होंगे, 4 साल बाद होते हैं। तो जब इलेक्शन होंगे तो इनका मानना यह है कि 4 साल बाद तक हम यहाँ से निकलेंगे, तो तब तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ जाएगी, तो इनके पास में एक मुद्दा रहेगा कि देखिए मैं आप लोगों के लिए वहां से निकल के आया था। तो वो इस तरीके के अपने अलग से ही प्लान बना के चल रहे हैं, अलग डायमेंशन में। वो दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने प्रेसिडेंट के नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में अपने गोल सेट कर रहे हैं। तो वो जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक आदमी के रहने से दुनिया चलनी बंद हो जाती है। तो उनको जो करना है करने दीजिए। सब आदमी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए और अच्छे से फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। और खासकर जो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री है उनको आगे बढ़ के आना चाहिए एज ए लीडर के तौर पे।
मतलब ग्लोबल लीडर के तौर पे कि हम देखिए कितना कम करेंगे इसको। देखिए अगर डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री को फॉलो करके चलती है, अगर डेवलप कंट्री थोड़ा अच्छे से काम करेगी तो डेवलपिंग कंट्री भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, हाँ वो इस तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर इंडिया अपने वाले एरिया में अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी तो नीचे वाली कंट्री हो गई, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आसपास में बांग्लादेश हो गया, और भी मतलब श्रीलंका ले लीजिए, तो ये कंट्री भी फिर अपने तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा इस तरीके से इन्होंने बोला है कि अपने गोल पे फोकस करना सीखिए। वही बात हो गई जो यहाँ पे आप लोगों को बताया भी जा सकता है कि किसी और को चेंज करने से अच्छा है अपने आप को चेंज कर लीजिए। ओके, तो अपने आप को चेंज कर लीजिए, और हर एक आदमी अगर अपने आप को चेंज करेगा तो जरा सी देर में दुनिया बदल जाएगी, और एक दूसरे को कभी कोई चेंज कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि यही सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि कोशिश कीजिए कि आप अपना खुद का टारगेट फॉलो कीजिए और उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आप भी अपने व्यूज लिखिएगा, आपके क्या व्यूज है इसके बारे में। वैसे कई आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। देखिए हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पे। हालांकि प्रोविजन तो कुछ नहीं दिया गया है, मैक्सिमम पॉलिटिकल कोएलिशन से रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं, पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके बारे में हल्का सा बताऊंगा। देखिए हमारे पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट है? टोटल है 22 पार्ट। ओके, तो पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव है जिसमें प्रेसिडेंट को भी रखा गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को वहां पे रखा गया है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक यहाँ पर जो आते हैं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया है। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, उसका भी आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा और बाद में भी उसका आंसर देख लेंगे हम लोग। देखिए बात की गई थी कि इलेक्टेड मेंबर, मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, लोकसभा या राज्यसभा का नहीं, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, नॉमिनेटेड नहीं। लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं? 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? यहाँ पे 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है इन दोनों की? कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर कहां के लेने हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। LA की बात की जा रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं की जा रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं की जा रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेटों में नहीं है। कितने स्टेटों में है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कल फिर इसका आंसर दूंगा मैं, ठीक है। जब आंसर दूंगा तो आप लोगों को बताइए किस किस स्टेट में है। मैप में भी आप लोगों को दिखा दूंगा किस किस स्टेट में है कल, अच्छे से, तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसको फिर वहां पे। तो यहाँ पे ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली का डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा कौन है? इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में ओनली 2 ली जाती है यहाँ पे, एक तो दिल्ली और दूसरी कौन सी है? पौंडीचेरी, पुडुचेरी भी जिसको बोलते हैं, कुछ भी नाम आप लोग ले लीजिए। तो 3 हो गए यहाँ पे, पार्लियामेंट हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी हो गए। और इसको आप लोग याद रख सकते हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली और पौंडीचेरी वाला जो यहाँ पे ये प्रोविजन है, ये ऐड किया गया था 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 1992 में। ओके, इसको याद रखिएगा, 1992 में 17th प्रोविजन मतलब 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत इसको यहाँ पे ऐड किया गया था, जिसमें कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये सब बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई। अब आर्टिकल में देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए आर्टिकल में बताया गया है आज तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन नॉर्मली तो नॉर्मल तौर पे होते रहते हैं, पर लेकिन एक टाइम ऐसा था, वो टाइम किसका हो सकता है? एक ही डिग्नेटरी है हमारी हिस्ट्री में, वो है इंदिरा गांधी जी। अगर कुछ भी इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो मैक्सिमम इनके टाइम पे रहेंगी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या था उस टाइम पे? देखिए एक तो ऑफिशियल कैंडिडेट था, ठीक है ना। ऑफिशियल कैंडिडेट कौन था? वो था नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो ऑफिशियल कैंडिडेट थे यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो यहाँ पे ऑफिशियल कैंडिडेट को ना फेवर करके इन्होंने दूसरे कैंडिडेट जो थे वीवी गिरी जी, उनको सपोर्ट किया था। सपोर्ट डायरेक्ट नहीं, देखिए डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती क्योंकि पार्टी में है, तो इन्होंने क्या बोला? अपने वोटर को बोला, जो वोटर थे वहां पे, कि अपने कॉन्सेंस का यूज कीजिए, आप लोग अपनी बुद्धि का यूज कीजिए, अपने आप खुद सोचिए क्या सही है क्या गलत है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला कि इनको वोट नहीं देनी है, उनको वोट देनी है गिरी जी को। तो उस तरीके से इलेक्शन जीत गए। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही होगा ना कि अपोजिशन इनको सपोर्ट कर रही थी, अपोजिशन पार्टी ने भी सपोर्ट किया और खुद की पार्टी भी, जितने मेंबर थे वो भी साथ दे रहे थे, तो इसीलिए दूसरे वाला कैंडिडेट जीत के आ गए यहाँ पे। पर लेकिन उस वाली सिचुएशन को आज वाली सिचुएशन से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, खासकर कब से? जब से जुलाई में अभी इलेक्शन हुए हैं, यूपी के इलेक्शन हो गए हैं, और खासकर जैसे यूपी में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, तो 3-5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुए हैं, तो उसकी वजह से अब जो है थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो गई है। पहले क्या इक्वेशन थी? पहले इक्वेशन ये थी कि कंप्लीटली जो पासा था वो किसके हाथ में था? वो अपोजिशन के हाथ में था। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बीजेपी ही एक कंप्लीटली मतलब अपने आप खुद एक कैंडिडेट उठा के ला सकती है और उसको प्रेसिडेंट बना सकती है,
ठीक है, तो ये बातें देखने में आ रही हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे और क्या बातें चल रही है, देखिए आज की डेट में, उस टाइम पे तो मान लीजिए इनके दुश्मन भी थे, कुछ दोस्त थे उस टाइम पे जो सिचुएशन बन गई, पर लेकिन आज की डेट में जो बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तेलंगाना में ले लीजिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति, या फिर तमिलनाडु में ले लीजिए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुद्रन कजकम, मतलब कैसे कैसे ऐसे से नाम हो जाते हैं आधे तो ये ले लीजिए इनको, AIADMK जिसको बोलते हैं, तो ये पार्टी हो गई। तो मतलब जिस तरीके से ये पार्टी है, इनको कुछ भी थ्रेट नहीं है बीजेपी से, तो ये आराम से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट प्रेसिडेंट का निकल के आता है तो उसको आराम से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बीजेपी की चॉइस का कैंडिडेट आज की डेट में एक कैंडिडेट सिलेक्शन इलेक्टेड होके आ सकता है। और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस तो वेट करेगी तब तक बीजेपी अपना अनाउंस नहीं कर देती, उसके बाद में सारे गठबंधन करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, उसके साथ में फिर ये अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं, उसके साथ में फिर वेस्ट बंगाल वाली जो हमारी चीफ मिनिस्टर जी हैं ममता जी, वो मिल रही हैं। तो ये सारे मिलके अपना कुछ कुछ निकाल रहे हैं, और मतलब ये चोरी जी भी मिल रहे हैं इनके साथ में, CPIM वाले। तो ये सारे मिलके अपना कुछ कैंडिडेट चूज करने की बात चल रही है। देखिए अब किस तरीके से चूज करते हैं वो तो देखा जाएगा, पर कंडीशन ये है, अगर बीजेपी हार जाती है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि अगर बीजेपी हार जाती है, इतनी अच्छी मेजोरिटी सारी चीजें होने के बाद भी, इतना अच्छी बातें होने के बाद भी, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाएगी। तो तब देखिए तब क्या निकल के आता है। तो आर्टिकल आते रहेंगे, ऐसे ऐसे ही हम आराम आराम से चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, बस टेंशन नहीं लेना है। डेली डेली अपना कंटिन्यूटी में आप लोग लेक्चर सुनते रहिए, और कुछ नहीं करना है, बाकी तो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारी चीजें कवर करता रहूंगा मैं, ओके। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ की बात चल रही है। इकोनॉमी में ग्रोथ होने से पहले देखिए यहाँ पे 2016-17 की बात चल रही है। 16-17 मतलब लास्ट ईयर। तो Q1, Q2, Q3, Q4, तो 4 क्वार्टर की यहाँ पे बात की गई है। क्वार्टर कब से, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है हमारा? अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल, मई और जून एक हो गया, ठीक है ना, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये तीनों क्वार्टर हो गए 3-3 महीने वाले, ओके। तीनों क्वार्टर यहाँ पे 3-3 महीने वाले हो गए। तो हर एक क्वार्टर का एक एस्टिमेट लगाया जाता है किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और क्या क्या चीजें बढ़ रही है। तो यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ और जीवीए की ग्रोथ दे रखी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर जो था उस पर 7.9 थी, सेकंड क्वार्टर में घट के 7.5 हो गई, और फिर 7 हो गई, और फिर 6.1 हो गई। अब ये वाला जो क्वार्टर 3 है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो गया डिमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए 9 नवंबर से। 8 नवंबर की शाम को भाषण दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। उसके बाद में 9 दिसंबर से ये सारी चीजें बंद हो गई। तो उसके बाद में जो ग्रोथ निकल के आ रहा है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे पहले ये तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। अब डिस्कस किया जाएगा वो खासकर इन तीनों में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे इससे पहले और इसके बाद वाली क्या सिचुएशन थी, देखिए जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ है वहां पे क्या था। पहले तो यहाँ पे जीडीपी और जीवीए दोनों देखे, 7.5 से घट के ये 7 हो गया, और ये 6.8 से घट के ये 6.7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे घटा है, और यहाँ पे 4.1 से अगर एग्रीकल्चर देखे तो इस वाले क्वार्टर में बढ़ी थी, ओके। और इंडस्ट्री का भी देखिए एक्टिविटी तो इस वाले क्वार्टर में बढ़ी है। और यहाँ पे माइनिंग का देख लीजिए, इस क्वार्टर में काफी अच्छे खासे लेवल में बढ़ी है, और ये मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटी इस वाले में अच्छी खासी बढ़ी है। तो यहाँ पे काफी चीजें बढ़ती है आप लोगों को दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये वाले क्वार्टर के बिल्कुल मिड में था, बात की गई है यहाँ पे नवंबर की बात की जा रही है, और क्वार्टर कब से था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में नवंबर में हुआ, तो तभी एक तरीके से इंपैक्ट थोड़ी ना दिखते, तो इंपैक्ट आगे देखने को मिले हैं, क्वार्टर 4 में इंपैक्ट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें फिर घटनी स्टार्ट हो गई। ये चीजें बढ़ी क्या है, यहाँ पे माइनिंग बढ़ी है ओनली, ओके। माइनिंग बढ़ी है यहाँ पे, सॉरी माइनिंग बढ़ी है, वो 6.4 हो गई बढ़ के। और इसके अलावा मैक्सिमम चीजें और आप लोगों को घटती हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पे ये देखिए माइनस में पहुंच गया कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड, ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे आप लोगों को बढ़ती हुई नहीं दिख रही, तो सारी चीजें मैक्सिमम घटती हुई दिख रही है। तो ये बात बोली जा रही है, जो घटती हुई दिख रही है, ये हम एक डायरेक्ट वे में ये नहीं बोल सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से ही हो रही है, ओके। तो सबसे बड़ी बात प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हम लोगों ने बात की थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा अभी। और सोशल सिक्योरिटी के जो प्री रिक्विजिट है, मतलब शर्तें हैं जो फास्टर ग्रोथ के लिए, सोशल हार्मनी भी होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं मतलब घटती हुई जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। और क्वार्टर ये की बात हमने देखी ली, डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट। इसके साथ में देखिए जो रोल होता है ना इन्वेस्टमेंट का, इकोनॉमी अच्छे से किस तरीके से बढ़ती है। इकोनॉमी का सीधा सीधा फंडा ये होता है, मान लीजिए आप लोगों के पास में पैसे हैं, पैसे आ गए आप लोगों के पास में, आपने कोई भी अपनी कोई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, और प्रोडक्शन की वजह से लोग ने क्या कर दिया, उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो लोग खरीदेंगे कब? जब उनके पास में पैसा होगा। पैसा कहां से आएगा? जैसे 7th पे कमीशन लग गया, लोगों के पास में पैसा आ गया।
टैक्स में कुछ छूट मिल गई, लोगों के पास में पैसा आ गया, अच्छी खासी पैदावार होगी, मानसून अच्छी आ गई तो लोगों के पास में पैसा आ गया, तो उस पैसे को यहाँ पे फिर खरीद लेते हैं चीजों को, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा स्टार्ट हो जाता है। और डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा स्टार्ट होते ही फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली पूरी साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो सारी चीजें अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रोथ किस तरीके से होता है, ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और न्यू इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। पर लेकिन कुछ टाइम से क्या देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारा जो आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर से घटता हुआ जा रहा है, वहां पे नहीं आ रहा है। क्यों? वो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, हम लोगों को देखने को मिल रहा था एनपीए वाली प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग वाली एसेट्स हम लोगों को प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या रही थी, जो हमारी ये इंडस्ट्रीज है, जो भी मतलब लोन लेते हैं बैंक से, वो उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और यूटिलाइज करके उससे प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर क्या होगा, सीधा सीधा सा बात है, वो वहां से हाथ खींचना स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको टैकल कैसे किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए प्राइवेट के द्वारा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, और न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह इन पे ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाए। ओके। और जिस तरीके से देखिए बैंकरप्सी कोड भी लेके आए, ऑपरेशनल हो गया, उसमें भी देखा गया हम लोगों ने कि ये भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है इसका। और दूसरा क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आ रहा है, अभी 1 जून से उसको, जुलाई से उसको इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो वो भी हम लोगों को चीजें देखने को मिल रही है, और एक्सपेक्टेड मानसून भी इस वाले एरिया में, इस वाले ईयर में बहुत अच्छा होने की बात है, जिसको रिवाइज करके 98% कर दिया था, जो पहले 96 था। किसके द्वारा? आईएमडी के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को देखने को मिली थी। तो जो ये इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है कि वो एक चीज की वजह से नहीं है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनकी वजह से है। तो ये आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो गया। अब आई थिंक कि आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी हो गई होगी क्या क्या चीजें कहाँ किस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम 3 से 4 या 5 आर्टिकल लगभग डिस्कस कर चुके हैं ओनली इस ग्रोथ वाले इशू के ऊपर। ओके। और यहाँ पे आप लोगों के माइंड में ये भी क्लियरिटी हो गई होगी कि कहाँ पे क्या क्या ग्रोथ है और क्या क्या घट गया है। ये भी मैंने इसीलिए क्लिप डाल दी है यहाँ पे, क्या ताकि आप लोग कंपेयर चीजों को कर सकें और अच्छे से माइंड में क्लैरिटी लेके आ सके, कौन कौन सा क्वार्टर होता है, कौन कौन से क्वार्टर में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। रटना नहीं है चीजों को, फिर से बोल रहा हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। चीजों को फोकस देके चलना है, किस तरीके से जिस चीजों को समझेंगे ना आप लोग कि क्या चीज बढ़ सकती है, क्या चीज घट सकती है, तो थोड़ा सा हल्का सा माइंड यूज करने की कोशिश कीजिएगा, चीजें आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो जो आर्टिकल था ये श्री रंगराजन जी के द्वारा था, सुहासिनी हैदर जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, माइंड ब्लोइंग आर्टिकल लिखा गया, कई सारी डायमेंशंस काउंट की गई है, तो कई सारी क्लैरिटी आपके माइंड में इससे रिलेटेड आएगी। ये किससे रिलेटेड है? ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आराम आराम से, आप लोगों के माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको संघाई पैक्ट भी बोला जाता था, स्टेब्लिश हुई थी ये 1996 में संघाई में, ठीक है, चाइना में पड़ता है ये। और इसका याद रखिएगा, देखिए कभी संघाई के चक्कर में इसके हेडक्वार्टर आप लोग संघाई लगा ले, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा माइंड में। ओके। जो स्टार्टिंग में मेंबर थे इसके, जब ये बनाई गई थी 26 अप्रैल को 1996 में, तब चाइना था, कजाकिस्तान था, कायरोकिस्तान था, रशिया था, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान फिर कब आया इसका? 2001 में उज्बेकिस्तान हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में अब एक मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ था, और अब 2 मेंबर 9 जून जो कि आज है, आज 2 मेंबर और ऐड होने जा रहे हैं नए, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो दोनों मेंबर अब नए ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? अब 8 मेंबर हो जाएंगे यहाँ पे। 4 ऑब्जर्वर हैं और डायलॉग पार्टनर, ये तो सब गेस्ट वगैरह ये तो आ ही जाते हैं जो, तो ये यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये पहले मेंबर कौन थे? चाइना, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया 5 किस तरीके से। तो फिर जब उज्बेकिस्तान आ गया, फिर इसमें उज्बेकिस्तान आने के बाद फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 2015 में इंडिया और पाकिस्तान की एडमिट किया कि हमको भी इसका फुल मेंबर बनना है, और अब इस जो एक्सेप्ट करेंगे इसको, अस्थाना में कजाकिस्तान में होने वाला है। तो यहाँ पे एक बार आप लोग मैप भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये पूरा मैप हो गया यहाँ पे। देखिए जितने भी वर्ल्ड के मैप है वहां पे इस तरीके से मैप दिखाया जाता है इंडिया का, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। लीजिए मैं इसको बना भी देता हूँ, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे मेंबर है, यहाँ पे रशिया हो गया, ये सारे मेंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मेंबर दे रखे हैं, जो ग्रीन वाले हैं ये मेंबर, ठीक है, ये मेंबर स्टेट है, और ये भी ग्रीन हो जाएंगे आज से। चाइना, वो इंडिया और पाकिस्तान भी यहाँ पे ग्रीन में आ जाएंगे अब। और जो ऑब्जर्वर है, ईरान हो गया, यहाँ पे मंगोलिया हो गया, तो ये वाले ऑब्जर्वर है। अब तक इंडिया भी ऑब्जर्वर, पाकिस्तान भी ऑब्जर्वर था, लेकिन अब ये ऑब्जर्वर का स्टेटस इनका चेंज हो जाएगा अब, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर कौन है? यहाँ पे बेलारूस देख रखा है यहाँ पे।
तो ये पूरा मैप हो गया पूरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे कुछ की करेंसी मैंने आप लोगों को दे रखी है। तो कजाकिस्तान की क्या करेंसी है, टेंजे। तो कजाकिस्तान की है, कायरोकिस्तान की है, ये कायरोकिस्तानी सोम, रशिया की रूबेल, और ये रशिया की तो याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा करेंसी इसकी घाटे में चली गई थी जब बहुत सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा दिए गए, खासकर जो इशू निकल के आ रहा था यूक्रेन वाला, ठीक है ना। यूक्रेन वाला इशू जब निकल के आया था तब बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे रशिया के ऊपर, तो करेंसी बहुत ज्यादा घाटे में चली गई थी। और ये यहाँ पे क्या हो गया, उज्बेकिस्तानी सोम। तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा आप लोग, अगर याद रख सकते हैं तो। बाकी का आइए अब आर्टिकल देखते हैं हम लोग। आर्टिकल में देखिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस टाइम हमने सोचा था कि हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी। ये सारी बातें आप लोगों को आराम आराम से यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर लेकिन आज की डेट में जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो ये बातें क्या बोल रहे हैं कि इंडिया आज की डेट में इसका मेंबर बनने जा रहा है। तो यहाँ पे एक ये मतलब ये फ्रेज इन्होंने दिया है, इसमें क्या बोला गया है, वेयर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट। तो ये बात बोली गई है, ये एक फ्रेज है किसके द्वारा दिया गया था, मिसल्स, ये मिसल्स जी के, ये रूफुस मिसल्स के द्वारा दिया गया था, ये अमेरिकन ब्यूरोक्रेट थे। तो यहाँ पे ये बातें बोली गई, तो इस वाली जो कोर्ट को यहाँ से कंपेयर करने की बात की गई है कि आप जहाँ पे आज की डेट में है वो उससे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे बोलने की कोशिश करी है, इसको इंडिया के साथ में कंपेयर करने की कोशिश की गई है कि जिस टाइम पे हमने इसको सोचा था कि हमको इंडिया का पार्ट, इसका एसओ का एससीओ का पार्ट होना है, उस टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। पर लेकिन आज की डेट में जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली अलग है। वो किस तरीके से अलग है वो आप लोगों को आगे आगे जैसे चलेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है जब आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, वो बात बोलने की बात कर रहे हैं। इंडिया अभी मेंबर बनने जा रहा है इसका आज अस्थाना में, तो इसके अलावा क्या होगा, देखिए बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इंडिया जिससे इंपैक्ट पड़ेगा, पहले तो फायदे दिखा रहे हैं, उसके बाद में फिर इनको क्रिटिसाइज भी किया इन्होंने। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से स्टैंड करेगी, खासकर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे रशिया है जो कि आज की डेट में पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चाइना तो पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल ही लंगोटिया जा रहा है, और पाकिस्तान अवेलेबल है। तो 8 मेंबर में से 3 मेंबर तो ऐसे हैं जो एशिया वाले एरिया में पड़ते हैं, और खासकर जिनकी इंडिया के साथ में आज की डेट में सही टर्म्स नहीं है। ये बात अलग है कि इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, सिक्योरिटी कोएलिशन बनेगा एक, ठीक है। एनर्जी रिच कंट्री है, इसमें सारे स्थान जो है, कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, कायरोकिस्तान हो गया, या फिर उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है ना। कजाकिस्तान, कायरोकिस्तान, ये सारे जितने भी स्थान है, ये एक अलग बात हो गई। काउंटर टेररिज्म में भी हेल्प करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और सिचुएशन जो अफगानिस्तान में है जिसको हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है, उसमें जो तालिबान वाली और आईएस वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करने में फायदा करेंगे। ये सारे फायदे हम लोगों को दिख रहे हैं और ये सारे फायदे समझ में भी आ रहे हैं। पर लेकिन जब हमने मेंबरशिप लेने की बात की थी 2005 में, और उसके बाद में जब फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाइड किया था 2014 में, उस टाइम पे सिचुएशन कंप्लीटली बिल्कुल डिफरेंट थी। पर 2017 में जब हम इसकी मेंबरशिप अब लेने जा रहे हैं तो अब बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल अलग है, और ये डाउट लगाती है, क्वेश्चन मार्क लगाती है हमारी आगे आने वाली चीजों पे कि किस तरीके से हम इनको टैकल करके चलेंगे। मतलब ये है कि हम वन बेल्ट वन रोड का पार्ट हिस्सा नहीं है, हमने मना कर दिया उसका पार्ट बनने से। हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला ये हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करेगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलेगा तो इन्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम निकल के आएगी, जो कि श्रीलंका में और पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। इसके बाद में क्या रहेगा, अनसस्टेनेबल डेब्ट बर्डन। मतलब ये क्या कर रहे हैं चाइना वाले, आज की डेट में सबको उधारी पैसा दे रहे हैं, श्रीलंका को भी बहुत ज्यादा उधार दे दिया। तो फिर जब उधार दे दिया है, फिर उसके बाद में मतलब जो लोन देने वाली बात आती है, तो लोन देना तो दूर की बात है, उनका ब्याज भी नहीं दे पाते हैं। तो ब्याज देने के लिए भी फिर से लोन लेना पड़ रहा है श्रीलंका को। इस तरीके की कंडीशन बन गई है, तो डेब्ट बर्डन बन गया, साइकिल बन गई है, तो वहां से कोई निकल नहीं पाएगा। तो वो वाला काम हो रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की किस तरीके से इसको आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। ये सीधा फंडा क्या करना चाह रहे हैं, इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उस चीजों को देखते हुए हमने क्या किया, ये 4 पॉइंट हमने रखे हुए हैं, जिसके हिसाब से हमको इसमें पार्टिसिपेट करने से हमने मना कर दिया, ठीक है। पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ऑल मेंबर, देख कुछ एक दो को छोड़ के मैक्सिमम सारे मेंबर कौन है, वो वन रोड वन बेल्ट वाले के पार्ट हैं, और समर्थन करते हैं, इंडोर्स करते हैं इसको, समर्थन करते हैं इसका, ठीक है। तो इंडिया एक इस तरीके से वही हो जाएगा ना, जिस तरीके से हमने अभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाया करना और उसको बुलाया करना, 4 साल तक तो कम से कम बेइज्जती करो उसकी। तो उसी तरीके से हो सकता है कि इंडिया के साथ में वही सिचुएशन बन जाए, सारे मेंबर वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सारे, और इंडिया ओनली अकेला मेंबर हो गया। तो सपोर्टिंग मेंबर सारे हैं, और ये भी बोला गया था कि जो वन रोड वन बेल्ट या बेल्ट और रोड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाएगा, ठीक है ना। तो इस कोऑपरेशन से इंडिया तो बिल्कुल बाहर है। तो ये एक तो ये बात हो गई।
इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी अलायंस बोला जा रहा है इसको, ये एक तरीके से सिक्योरिटी अलायंस है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कल्चरल और जियोग्राफिकल कोएलिशन के बेस पे कोई चीजें चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी ज्यादा होंगी, मिलिट्री के तौर पे और रीजनल पीस बनाने के तौर पे, सिक्योरिटी बनाने के तौर पे। और देखिए इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक और एक अलग तरीके की कंडीशन है, जबकि अगर रशिया को देखा जाए वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में भी डेमोक्रेसी के नाम पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बस बोला जाता है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो सारी इंडिया को बिल्कुल अपोजिट कर देती है, इन सारी कंट्रियों को अपोज में। और इसके अलावा अगर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात वो ये है, अगर देखा जाए एंटी नेटो, मतलब नेटो के अपोजिट में है ये, अगर देखा जाए खासकर जो कि यूएसए और यूरोप जो इसका खासकर पार्ट है। और इंडिया क्या है, यूएसए के साथ में आज की डेट में बहुत ही क्लोज, मतलब उन्होंने बोला है स्पेशल अलाई बनने जा रहे हैं यूएसए के साथ में। तो एक साइड में तो नेटो वाली जो कंट्री है उनके भी साथ में हम अच्छे से पार्ट कर रहे हैं, और दूसरे वाला जो एससीओ आ रहा है उसके भी साथ में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कोई जो इंटरेस्ट है वो हट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी में है, ठीक है। इसके साथ में यूरोप के साथ में भी हम क्लोज स्ट्रेटेजिक टाई बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये अपोजिट में हो गया। दूसरी बात क्या हो गई, साउथ चाइना सी वाली प्रॉब्लम ले लीजिए। साउथ चाइना सी में अगर हम लोग देखें अच्छे से, तो साउथ चाइना सी में जितनी भी कंट्री हैं, खासकर यूएसए क्या चाहते हैं यहाँ पे इनको अपोज किया जाए। तो एक साइड में यूएसए यहाँ पे अपोज करेगा अपनी मिलिट्री एक्टिविटी, और चाइना क्या चाहेगा, एससीओ के तहत यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा। और इंडिया क्या करेगा, वैसे तो इंडिया इसको अपोज कर रहा है साउथ चाइना सी को, पर लेकिन ऊपर से जो इसको सपोर्ट करेगा एससीओ, उसका पार्ट भी रहेगा इंडिया कहीं ना कहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटी है, अब वही मेंबर जो कि चाइना कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है, रशिया हालांकि हल्का हल्का सा क्रिटिसाइज करता है, इंडिया अगर क्रिटिसाइज करेगा वहां पे जाके, और खासकर इन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी अलायंस रहेगी और जो टेररिज्म वाली एक्टिविटी को कम करेगी, पर लेकिन टेररिज्म एक्टिविटी तो कम तब करेगी ना जब उसको कोई सपोर्ट करे। तो इंडिया को सपोर्ट कौन करेगा वहां पे, फिर वही सोचने वाली बात आएगी। और इसके बाद में अगर इसके अपोजिट फिर से बात निकल के आती है मालाबार नेवल एक्सरसाइज की, जो कि अब तक इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में हो रही थी। तो वो वाली मालाबार एक्सरसाइज में अब की बार कौन ऐड होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया रिक्वेस्ट कर रहा है इसमें ऐड होने के लिए। तो ये कंप्लीटली अगर देखा जाए ये भी चाइना के इंटरेस्ट के अपोजिट में है, क्योंकि जापान चाइना से चिढ़ता है, तो ये भी बात हो गई। तो मतलब अगर देखा जाए तो सारी एक्टिविटी ऐसी हो जाएंगी, एक साइड में इंडिया और दूसरी साइड में कौन है, दूसरी साइड में चाइना है। तो इंडिया क्या हो गया, बीच में हो गया इन दोनों के, मतलब इधर तो जो अपोज करने वाले हैं वो है और इधर सपोर्ट करने वाले वो है, वो इनका भी पार्टनर और इनका भी पार्टनर है। हालांकि ये फायदेमंद भी हो सकता है, मतलब दोनों में एक तरीके से मतलब पेसिफाई भी चीजों को कर सकता है, दोनों के रिलेशन अच्छे भी बना सकते हैं। पर लेकिन सबसे पहले तो दूसरों को तो तब अच्छे से बनाएंगे ना, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग चौराहे पे खड़े हैं, वो बात हो गई ना। तन्नू वेट्स मन्नू मूवी में बोलिए कि शर्मा जी पहले अपनी बेल्ट बांधिए, पहले अपने बारे में सोचिए आपको क्या करना है, दूसरों के बारे में तब सोचेगा कि दूसरों का भला कैसे करना है। तो वही बात यहाँ पे निकल के आती है फिर। ओके, अब ये कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दे रखी है यहाँ पे। अमेरिका आज की डेट में कैप्रिशियसनेस है, मतलब मनमोजी है। डोनाल्ड ट्रम्प मनमोजी है, कुछ समझ में नहीं आता है किधर जाना है, उनकी अलग ही दुनियादारी चल रही है। मनमोजी है, किधर को जिधर को मन करता है उधर को चल देते हैं, ठीक है। वेस्ट एशिया में इंटरनल कंबस्शन, मतलब इंटरनल कंबस्शन होता है, इंजन में यूज करते हैं आग लगाने के लिए, तो उसमें आग लगी हुई है। हम लोगों ने देखा कतर वाली प्रॉब्लम जो चल रही है, सऊदी अरेबिया ईरान वाली प्रॉब्लम जो चल रही है। चाइना हर टाइम एग्रेसिव रहता है, खासकर कई कई चीजों को लेके, किस चीजों को लेके, दलाई लामा वाली पॉलिसी ले लीजिए या फिर कुछ भी बात ले लीजिए, बार बार पे टांग अड़ाता रहता है, ठीक है ना। और जो ये रशिया की बात कर रही है, ये स्क्रूटिनेबिलिटी, मतलब इसके ये इनस्क्रूटिनेबिलिटी, मतलब ये रहस्य में बना हुआ है, इसका समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना है। ये देखिए कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है, रशिया हमेशा से अपने आप को चाहता है कि मैं एज ए एशिया में भी वर्ल्ड पावर हूँ। जिस तरीके से यूएसएसआर में रशिया का एक तरीके से कहीं ना कहीं दो पोल थे उस टाइम पे, और यूएसएसआर का भी कुछ अस्तित्व था, लेकिन आज की डेट में रशिया का इतना अस्तित्व नहीं है अगर एक तरीके से देखा जाए। तो वो रहस्यमय तरीके से अपनी चीजों को, पॉलिसी को रिवील नहीं करता है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन में इंडिया जाके घुसता है इस वाली चीज में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ के फूक फूक के पैर रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ओबामा जी सपोर्ट करते थे, पर लेकिन ट्रंप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, खासकर कूद कूद के क्रिटिसाइज करता है। पेरिस क्लाइमेट पीस पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। तो यही बात हो गई कि वे, तो ये जो स्टार्टिंग में जो कोट ली गई थी कि वेयर इट स्टैंड बीइंग गाइडेड बाय द वेयर इट इज सिट्स, मतलब जहां पे बैठते हैं इट सिट्स, तो उसी के बेस पे डिसाइड हो जाता है कि कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो उसी चीज को आप लोगों को देख के चलना है कि अपनी पॉलिसीज किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना है, और कहां कहां पे आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इस सारी चीजों को आपको फोकस देके तब अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो ये बातें, ये वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बात की जा रही है। देखिए अभी जो एक्ट था, मैटरनिटी क्या होती है, मतलब जिस तरीके से वुमेन प्रेग्नेंट होती है फिर बच्चे को जन्म देने के बाद में, तो उसके बाद की बात की जाती है कि लगभग 6 मंथ तक
उनको बेनिफिट दिया जाए कि वो बच्चे की देखरेख की सके, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह होती है, बच्चे की देखरेख होती है। ये बोला जाता है कि 6 महीने तक तो बच्चे को मिनिमम माँ का दूध पीना चाहिए, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, उसको कुछ नहीं खिलाना है, बस यही होना चाहिए, ये काफी है बच्चे के लिए, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम बहुत रहती है, खासकर जो कामकाजी महिलाएं रहती है उनके लिए, तो उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए बात की गई है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 था, उसमें क्या थी, जो उसमें जो छुट्टियां थी वो 12 वीक की हुआ करती थी, पर लेकिन इसको बढ़ा के अब 26 वीक की कर दिया गया है, जो नया अमेंडमेंट बिल आया है 2016 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, कई सारी चीजें की गई है, खासकर ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस किया गया है कि 6 मंथ के लिए बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग मिलनी चाहिए, तो फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या की गई है, 12 मंथ से बढ़ा के 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दी गई है, लगभग 6 महीने पड़ जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन याद रखना है आप लोगों को, ये फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए है, आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है ये यहाँ पे कि सब बच्चों के लिए, तो याद रखिएगा इसको ओनली फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए है। इसके अलावा क्या है, अगर मोर देन 2 चिल्ड्रन हो रहे हैं तो वहां पे ओनली 12 वीक की मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। 12 वीक के लिए जो मदर अडॉप्ट कर रही है चिल्ड्रन को, खासकर जो चाइल्ड है वो 3 मंथ से अगर छोटा है तो वहां पे भी 12 मंथ की एप्लीकेबल होगी, वहां पे 26 वीक की नहीं होगी। इसके अलावा कमीशनिंग मदर होती है, एक बायोलॉजिकल मदर, वो क्या करती है, अपना एग वगैरह जो होती है वो उसको दूसरे में ट्रांसप्लांट करा देती है, तो उनके लिए भी 12 वीक की रहेगी, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके अलावा जो नंबर 5 पे है, ये 50 इंप्लॉय वाली अगर कोई भी कंपनी है तो वहां क्रैच फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी, मतलब जो बच्चों को रखने के लिए, वहां पे उनकी देखभाल करने के लिए, जिससे कि वर्किंग वुमेन आसपास वाले एरिया में प्रोवाइड करानी पड़ेगी फैसिलिटी कंपनी के, जिससे कि वर्किंग वुमेन 4 कम से कम विजिट वहां पे कर सके, बच्चों को दूध पिला सके, उसकी थोड़ी देखभाल कर सके, ठीक है ना। तो ये बात देखनी पड़ेगी, ओके। और इसके अलावा ये वर्किंग आवर की बात चल रही है, इसके अलावा परमिट किया जा सकता है जो मदर है उसको घर से ही काम करने के लिए, म्यूचुअली ये एग्रीड अगर हो जाते हैं, इंप्लॉयर जो जॉब दे रहा है और मदर जो कि बच्चे की मां है, अगर वो म्यूचुअली एग्रीड हो जाते हैं तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। पर लेकिन जो क्रिटिसाइज किया गया वो देखा जाता है कि ये सारी फैसिलिटीज एक जो प्रॉपर कंपनी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, या बैंक वगैरह हो गया, या फिर स्कूल्स वगैरह हो गए, जो कंपनी वगैरह है उनमें ये एप्लीकेबल है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो यहाँ पे ये बिल है, ये एक्ट है, ये सब साइलेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात यही पूछा जाए कि असली फोकस तो यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है, जिक्र नहीं किया गया है। तो असली प्रॉब्लम यहीं से निकल के आती है, अंडरवेट चिल्ड्रन यहीं से निकल के आते हैं, मैटरनिटी जो वाली प्रॉब्लम जितनी होती है वो यहीं से निकल के आती है। जो जॉब कर रहा है वो तो फिर भी चीजों को हैंडल कर लेता है, असली प्रॉब्लम तो यहाँ पे निकल के आती है, जिसको आप लोगों ने साइड में उठा के रख दिया है, ओके। न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं, पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, अभी 2 स्टेटों की बात की जा रही है, पंजाब में और राजस्थान में। अब की बार जो अच्छी खासी क्रॉप हो गई है, फार्मरों की अच्छी खासी पैदावार हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, फार्मरों की दोनों तरफ से दुर्गति रहती है, पैदावार ना हो तो तब प्रॉब्लम है, और पैदावार हो तो तब प्रॉब्लम है। पैदावार ना हो तो खाने के लाले पड़ जाता है, और पैदावार ज्यादा हो तब भी खाने के लाले पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तब प्राइस अच्छा नहीं मिलता है, प्राइस बहुत डाउन आ जाता है मार्केट में। तो इसीलिए एजिटेट कर रहे हैं, ये एक हायर प्राइस की मांग कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा प्राइस हम लोगों को मिल सके, जितनी हम मेहनत करते हैं, तो इसीलिए एजिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो ये राजस्थान में और खासकर पंजाब में, दोनों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चली है, कर्फ्यू लाइक कंडीशन बनी हुई है दोनों स्टेटों में, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, ओके। पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है। अभी क्या होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से, अब तक क्या होता था, देखिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है ये सारी, तो ये क्या करती थी, मतलब पहले तो आप लोगों को ये पता होगा डीरेगुलेट कर दिया था प्राइस दोनों का, ऑयल का, ये इन दोनों का, जिस तरीके से मतलब कंपनी खुद उसको रेगुलेट कर सके। तो जो आज की डेट में जो प्राइस चेंज होते थे वो पहले क्या होते थे, 15 दिन के लगभग 2 वीक के अंडर में होते थे, ठीक है ना, फोर्थ नाइटली बोलते हैं, एवरी 2 वीक लगभग। पर लेकिन अब ये एवरी डे चेंज हुआ करेंगे, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस रहेगा ऑयल का, उसी तरीके से चेंज होंगे। जिस तरीके से डॉलर का प्राइस आप लोगों ने देखा होगा, सोने का प्राइस, गोल्ड का प्राइस आप लोगों ने देखा होगा डेली चेंज होता है, इसी तरीके से पेट्रोल के प्राइस भी डेली चेंज हुआ करेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन डेली न्यूज़पेपर में मिलेगी, डेली रेडियो वगैरह मिल जाया करेगी, और बहुत से जो रजिस्टर्ड हैं उसके तहत भी बोला गया है कि मतलब SMS भेजकर भी लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आज क्या प्राइस है मार्केट में। तो ये सारी एक्टिविटी करने की बात चल रही है गवर्नमेंट की, ये कंपनियों के द्वारा। पेज 1 पे ही न्यूज है, वेस्टर्न घाट में नई स्पीसीज पाई गई है कर्व की। ये इस तरीके से होता है, केकड़ा टाइप का आप लोग बोल सकते हैं, करकटा कुसुम्बा इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट देख लीजिए कहाँ पे है, ये वाला हो गया वेस्टर्न घाट। मैक्सिमम स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई गई है। तो ये एरिया जो यहाँ पे खासकर केरला वाले एरिया का जिक्र किया गया है यहाँ पे, ओके, केरला वाले एरिया का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने फिर से नई स्पीसीज मिल गई है। तो केरला में ही लगभग आधे से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है इंडिया की, ठीक है ना। तो करकटा होता है, मतलब कर्ब, संस्कृत में करकटा बोला जाता है इसको।
ठीक है। तो ये स्पीसीज पाई जाती है, तो सेपरेट के स्पीसीज के तौर पे इसको रख दिया गया है। वेस्टर्न घाट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो और भी क्या बात कर रहे हैं, खासकर जो एरिया है वो आप लोग याद रख सकते हैं। ये मतलब पहले तो इसका नाम याद रखिए आप, करकटा, करकटा, ये करकटा कुसुम्बा, ठीक है ना। इसके अलावा बात क्या है, ये कलेक्ट जो की जा रही है वो इस सेंचुरी से कलेक्ट की जा रही है, थत्तेकेडा बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। तो नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, केरला में है ये। तो इस केड़े से मतलब इस सेंचुरी से मतलब खासकर यहाँ से वो पाई गई है, और खासकर ये वाली स्पीसीज तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो वेस्टर्न घाट याद रखिएगा, एक करब की नई स्पीसीज पाई गई है कहाँ से, खासकर केरला वाले एरिया से, और ये बर्ड सेंचुरी भी आप लोग रख सकते हैं, तो इसको रख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है ये आप याद रख सकते हैं, 50% लगभग यहीं पे पाई जाती है कंट्री की, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये होते हैं CSR, इसको बोलते हैं सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई कंपनी कहीं पे, जैसे कि मान लीजिए कोयला निकालने वाली कंपनी कोयला निकाल रही है, या फिर कोई भी कंपनी वहां पे कोई एक्टिविटी करी किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस वाले एरिया का भी ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वहां पे पोल्यूशन फैल रहा है, उसकी वजह से वहां पे मतलब एयर पोल्यूशन हो रहा है, जल मतलब वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में भी एक्टिविटी खराब हो रही है। तो कई सारी एक्टिविटी होती है, मतलब कहीं कहीं पे मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि सोयल पोल्यूशन भी होता है। तो वो सारी एक्टिविटी को सही करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे अपनी प्रॉफिट का लगभग 2% यहाँ पे क्या करते हैं, ये CSR में देते हैं, जिससे कि उस वाले एरिया को थोड़ा सही किया जा सके। तो यहाँ पे दिखाया गया कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे दे रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा दे रहा है, और यहाँ पे इसी तरीके से दिखा रखा है गुजरात हो गया, तो सबका दिखा रखा है। तो आप अपने वाले स्टेट का कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं कि आपके वाले स्टेट की क्या कंडीशन है, ठीक है। पेज 11 पे न्यूज है, मोदी जी मिलने जा रहे हैं, ये जिंग पी से। देखिए अब यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देखा था, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। कई प्रॉब्लम है, दलाई लामा वाली प्रॉब्लम है, वन रेड वन बेल्ट वाली प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं ये, वो देखने वाली बात है। तो वही बातें यहाँ पे की गई है। अभी देखिए उनके साथ में मिलेंगे ये, तो क्या क्या इशू निकल के आते हैं, तो वो सोचा देखा जाएगा वहां पे। अभी पेज 14 पे न्यूज है, टाटा ने एडवांस स्टार्ट कर दिया डिलीवरी चिनूक की। देखिए वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ये खासकर एक हवा होती है, ये पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में, हवा का नाम है ये। इसी के बेस पे अमेरिका ने अपने अपने जो हेलीकॉप्टर उसका नाम रखा था, तो इसी के बेस पे हमने इनका नाम रख दिया है। तो CH-47F चिनूक की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो हैदराबाद में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है आज की डेट में, मेक इन इंडिया के तहत आप लोग बोल सकते हैं। कई सारी कंपनी पार्टिसिपेट इसमें कर रही है, खासकर टाटा का आप लोगों को नाम याद रखना है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, तो ये बात कर रही है, ठीक है। तो इसका याद रखना है, बहुत सारी वर्ल्ड की आर्मी इसको यूज करती है, यूएसए और 18 अदर डिफेंस फोर्सेज भी इसको यूज करती है। तो इंडिया भी इसको यूज करने जा रही है, इंडियन एयरफोर्स। तो नाम याद रखिएगा, खासकर CDS और NDA वगैरह एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये बोपन्ना जी जो है अपना फर्स्ट मतलब टाइटल जीते हैं, ये ग्रैंड स्लैम टाइटल फ्रेंच का जो है मिक्स डबल का जीते हैं ये, ठीक है ना। ये 12 नाम कई बार प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। ये है डाब्रोस्की, ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, इनके साथ में मिलके जीता है इन्होंने। तो ये कहाँ की है, कनाडा की रहने वाली है। तो इनके साथ में मिलके जीता गया है ये ग्रैंड स्लैम। इससे पहले सानिया मिर्जा जी जीत चुकी हैं, महेश भूपति जी जीत चुके हैं, तो अब ये जीत रहे हैं। तो पेज 17 पे न्यूज है, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जीते हैं, खासकर इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पेज 18 पे न्यूज है, देखिए इंडियन अमेरिकन नासा के लिए चूज कर लिया गया, इनका नाम है राजाचारी जी, ठीक है। राजाचारी जी 39 ईयर ओल्ड हैं, ये इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नल है, US एयरफोर्स में थे ये। तो इनको अडेप्ट कर इनको चुन लिया गया है, 18,000 एप्लीकेशन में से इनको चूज किया गया है। इससे पहले जैसे सुनीता विलियम का, कल्पना चावला जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अब तीसरे नंबर के ये आ गए हैं। तो नाम याद रखेगा, इंडिया का नाम रोशन कर दिया गया है इनके द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ये इसके बारे में, एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ये किसके अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है। आप लोगों ने यंगिस्तान मूवी देखी होगी, जब उसके पापा एक्सपायर हो जाते हैं एक्टर के, हीरो के, तो फिर उसके हाथ में जो प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन दी जाती है, तो उसको बताया जाता है कि आपके हाथ में एटॉमिक एनर्जी रहेगी। तो मूवी से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पूछा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ही आता है, ठीक है। फिजिक्स में प्राइज की हम लोगों ने जिक्र की बात की थी कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज किस किस को मिला है। देखिए इनके नाम सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनका लास्ट वाला नाम याद रखिएगा। ताउलेस जैसे यहाँ पे हो गया, हाल्डेन यहाँ पे हो गया, सारे यूके के ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद में कोस्टिल्ज यहाँ पे हो गया। तो लास्ट वाले नाम याद रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाले नाम तो कई सारे सेम हो सकते हैं, पर लेकिन लास्ट वाला नाम जो रहता है, सरनेम काइंड ऑफ जो हो जाता है लास्ट में, उसको नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड है, ये मैटर से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने देखा भी था, जिक्र भी किया गया था, कल भी जिक्र कर रहे थे हम लोग, न्यूट्रॉनों से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड है, किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बेंडिंग होती है स्पेस में, वो सारी चीजें।
तो टोपोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उससे रिलेटेड ये था, इनको दिया गया था। हम लोगों ने कल अच्छे से डिस्कस किया था ये सारा मैटर। ओके, यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करती है? दिल्ली और पौंडीचेरी। हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था, क्योंकि दोनों के वहां पे चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं जिस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है। पौंडीचेरी के कौन है? बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में न्यू दिल्ली में, और सेकंड किया गया था चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और नीचे आप लोगों को टेलीग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।